70 साल हो गए आज़ाद हुए। 70 साल में उनकी आबादी कितनी हुई? 30 करोड़। उस समय हिंदू कितने थे? गूगल सर्च कर लीजिएगा। यह मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जितने भी जानकार हैं, खुला चैलेंज है मेरा। शांति से जीना है, अगर इस देश को बचाना है शांति से, तो मोदी जैसे लोगों का ही रहना जरूरी है। एक बार खुराफात किए थे गुजरात में, क्या हुआ? आज तक गुजरात में दंगा नहीं हुआ और सब लोग मिल के रह रहे हैं। तो शांति स्थापित करना है तो जोगी जी का गो तेल पिलाया हुआ डंडा। राहुल गांधी की माता जी आज दुनिया की चौथी अमीर महिला हैं, वह लोग भी बन सकते थे, लेकिन वह भगवा पहन के तपस्या और व्रत लिए हैं मोदी जी, जोगी जी, कि आपके बच्चे कल खुशहाल हों। पांडे जी, आज एक और खबर आई है, यूपी में विधि आयोग 2 बच्चे वो ही अच्छे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे मसौदा तैयार कर रहा है। क्या ये सब कुछ योगी जी के आदेश पे हो रहा है और अब क्या योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून यूपी में लाने वाले? हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, इटली, ये देश के G7 देश हैं जो सबसे शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र हैं, अमीर राष्ट्र जिसको कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर आदमी की इनकम सबसे ज़्यादा है। लेकिन इन देशों का क्षेत्रफल देखो आप और आबादी देखो, मान जनसंख्या। अब अमेरिका हमसे, भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। जनसंख्या कितनी है? 30 करोड़ के आसपास। कनाडा की 7 करोड़, फ्रांस की 12 से 15 करोड़, 9 करोड़ के आसपास यूके की। यह संपन्न देशों की आबादी हमसे 20 गुना कम है। अब मैं सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के बारे में बात करना चाहूँगा, अमेरिका। अमेरिका हमसे 3 गुना हुआ और क्षेत्रफल हुआ कितना? क्षेत्रफल हमसे 3 गुना हुआ और आबादी कितनी हुई? 30 करोड़। अगर भारत की आबादी 30 करोड़ रहती तो सिर्फ, अब जैसे किसानों की बात बहुत चल रही है ना, अगर कृषि ले लें, सिर्फ कृषि, बाकी व्यवसाय छोड़ दीजिए, सिर्फ कृषि ले लें, तो एक आदमी के ऊपर 400 एकड़ खेती होता। आज चले जाइए किसी गांव में, किसी के पास, जिसके पास भी 400 एकड़ खेती हो, उसकी हैसियत पता कर लीजिए, उसकी औकात पता कर लीजिए, उसका स्टेटस पता कर लीजिए, वह क्या अमेरिका के किसी नागरिक से कम है? आज 400 एकड़ वाला BMW से भारत में भी घूमता है, उसके हर घर में AC है, उसकी इतनी इनकम है कि वह किसी दुनिया के अमीर शख्स से टक्कर ले सकता है। तो क्या हम कम होते उनसे? लेकिन वह कौन सा कारण रहा कि हम पीछे रहे? बहुत साधारण सा लॉजिक है। एक आदमी 400 एकड़ खेती अगर होता तो आज हम भी टक्कर लेते चीन की, हम भी टक्कर लेते अमेरिका की, हम भी इटली होते, हम भी ब्रिटेन होते, हम भी आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में होते। लेकिन हमारी आबादी लगातार बढ़ती गई, संसाधन कम हैं। 4-9 देखिए, इस आबादी के चलते बेरोजगारी, ठीक, बेरोजगारी का कारण भी यही है, गरीबी का कारण भी यही है, भूखमरी का कारण भी यही है। जो अगर स्वास्थ्य की सुविधा कमज़ोर है तो उसके पीछे भी यही कारण है। यह सारी कमी का कारण एकमात्र चीज़ है जड़ में, वो है जनसंख्या। हमको शुद्ध पानी नहीं मिलता है, हमको शुद्ध हवा नहीं मिलता है, हमको शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, हमको कोई सुविधा आबादी के वजह से हमको नहीं मिलता है, जिससे हम उतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसमें हम भारत के सभी नागरिकों को यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे पहल करें। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री सबसे पहले, जो लोग धर्म की आड़ को लेके कहते हैं कि हमको ऊपर वाला दे रहा है, तुम रोकने वाले कौन हो, उनको समझाने का प्रयास किया है कि भैया देश की आबादी बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करो आप लोग, आप 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके लिए असम में कानून आ गया। उन्होंने बताया कि हम, अगर आप ज़्यादा आबादी करेंगे तो आपको मूलभूत सुविधाओं से वंचित करेंगे, आपको चुनाव लड़ने से वंचित करेंगे, आपको जो खाद्यान्न से लेके और जो भी भारत सरकार की जो सुविधाएं मिलती हैं उससे हम आपको वंचित करेंगे। उन्होंने विधेयक ला दिया। यह एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले दिनों में। अब सोचिए, अगर चीन
आज के 30 साल पहले यह कानून ला लिया। जब आबादी बढ़ने लगी तो 30 साल पहले कानून लाके आज वह अमेरिका का टक्कर कर रहा है। ठीक है कि हमसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमसे 5 गुना क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा है। तो वह जनता के अंदर इस चीज़ को लाके खुद को आज दुनिया के सबसे सुपर पावर देशों में लास्ट लिस्टेड किया है। अगर हमारा देश भी जागरूक बनता है, अगर इस पे पहल करता है, तो आने वाले दिनों में हम इसी कम संसाधन में इन बड़े बड़े देशों का टक्कर कर सकते हैं। इसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक और चीज़ है, सबसे बड़ी बात समझा रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों की आबादी कितनी थी, जो तथाकथित अल्पसंख्यक कहते हैं, खासकर माइनॉरिटी की जो लाभ लेते हैं, उनकी आबादी थी 3 करोड़। 70 साल हो गए आज़ाद हुए, 70 साल में उनकी आबादी कितनी हुई? 30 करोड़। उस समय हिंदू कितने थे? गूगल सर्च कर लीजिएगा। यह मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जितने भी जानकार हैं, खुला चैलेंज है मेरा, एकदम डंके के चोट पे कह रहा हूँ। गूगल सर्च करके पता कर लेना, एक शब्द गलत निकलेगा तो जो जिसको मर्जी हो, खुला चैलेंज है। उस समय हिंदुओं की आबादी थी 30 करोड़। ठीक, तो मुस्लिम आबादी 3 करोड़ से 30 करोड़ बढ़ी तो कितना परसेंटेज बढ़ा? 10%। 3 दहिए 30, 10% बढ़ा। हिंदू, हाँ 10 गुना। हिंदू आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इस समय कितना है? 90 करोड़। इसलिए कि ईसाई, सिख और बौद्ध हटा, 10 करोड़ वो हैं, तो वो हटा दीजिए, और 30 करोड़ मुसलमान, तो बाकी बचा 90। आपकी 30 करोड़ थी तो आप कितना बढ़े? नहीं, वो बढ़े 10 गुना। माइनॉरिटी तथा कथित शांति दूत धर्म वाले 10 गुना बढ़े, और हिंदू कितना बढ़े? 3 गुना। तो आने वाले 70 साल जब और आएंगे, जब हमारे बच्चे जवान होंगे, तो वह इसी रेशियो में अगर बढ़ते रह गए तो कितना बढ़ेंगे? 30 का 10 गुना कितना हुआ? 300 करोड़ होगा कि नहीं? अगले 70 साल में 300 करोड़ हो जाएगा। आप 3 करोड़ के 3 गुने के रेशियो से जोड़िए, तो 9 27, 270 करोड़। क्या होगा फिर? आपका संविधान बचेगा क्या? क्या हुआ पाकिस्तान में? क्या हो रहा है वहाँ? जो आप 22% बच गए थे, उनका हाल क्या है? किस परिस्थिति में है? क्यों आके भाग के भारत आना पड़ता है? क्यों कहते हैं हमको नागरिकता दो? क्यों कहते हैं हमको बचाओ? आए दिन उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है? आए दिन उनके व्यवसाय के साथ क्या होता है? आए दिन उनके मंदिरों के साथ क्या होता है? आए दिन उनकी जीवन पद्धति कैसी है? तो क्या हम क्यों न शक करें? हम बगल के ही देश जो हमारे साथ ही अलग हुए, 2 नेशन थ्योरी के आधार पे, बंगाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसी में से तो अलग हुआ। तो इसी देश में अलग हो गए, 28% बच गए बांग्लादेश में। वहाँ कै परसेंट बचे हैं? 8%। 22% बच गए थे पाकिस्तान में, वहाँ कितना बचे हैं? 1.5%। तो जब इनकी आबादी उस रेशियो में हो जाएगी, तब बाकी लोगों का क्या होगा? उनसे कौन सा चीज़ इनका अलग है? उनका धर्म पद्धति अलग है, उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी सोच अलग है। क्या अलग है? सब तो वही है ना, इसी में से कटा है ना, वही चीज़ सब मानते हैं। तो जब इनकी संख्या हो जाएगी तो वही एडाप्ट करेंगे, वही अपनाएंगे। इसलिए सोचिए, चिंतन करिए। हमें आपसे कोई एलर्जी नहीं है, हम कोई सांप्रदायिक, हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सोचिए कि आपके हित में, इस देश के हित में, इस देश के संसाधन के हित में, इस देश की संस्कृति के हित में, इस देश की व्यवस्था के हित में क्या उचित होगा? आपके साथ कौन खड़ा होगा? क्या मुलायम सिंह के पुत्र आएंगे तो जिस तरह से आज जोगी जी कानून बना रहे हैं, उस तरह से कानून बनाएंगे क्या? या केजरीवाल जी बनाएंगे? या कांग्रेस बनाएगी? अभी 370 बात हो रही है, राम मंदिर पर सवाल उठाया गया है। अभी जो काम हुआ है उस पर रोड़े अटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस दिन यह 300 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन आपका क्या हाल होगा, सोचिए। इसलिए जोगी जी अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका एक भाई सेना में है, एक बहन परचून की दुकान करके लोगों को चाय पिलाती है। वह भी चाहते तो मुलायम सिंह के बेटे के तरह से और लालू यादव के बेटे के तरह से वह भी अपने परिवार को अरबपति बना सकते थे।
राहुल गांधी की माता जी आज दुनिया की चौथी अमीर महिला हैं, वह लोग भी बन सकते थे, लेकिन वह भगवा पहन के तपस्या और व्रत लिए हैं मोदी जी, योगी जी, कि आपके बच्चे कल खुशहाल हों, वह सुकून से अपना व्यवसाय कर सकें, वह अपने मंदिरों में आस्थाओं में अच्छी तरह से जी सकें, वह अपना जीवन सही ढंग से बिता सकें, वह इस दुनिया के कम्पिटिटिव ज़माने में कंपटीशन दे सकें। उनके सामने यह आज जो समस्या है, वह कल यह दावानल, यह असुर, जो आबादी रूपी असुर है, जो हमारे देश के सामने मुंह बाए खड़ा है, जिसमें हमारा रोजगार, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारा विकास, सब कुछ इसी में समा रहा है। इससे बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। लेकिन पांडे जी, एक बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कानून ही एक रास्ता है? कानून बनाना ही एक रास्ता है? नहीं, कानून नहीं बनाएंगे तो आज 70 साल से तो प्रचार हो रहा है गली गली, हम दो हमारे दो, कितना जानते हैं, कितना पैसा लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, क्या हुआ? कोई मान रहा है क्या? कोई मानेगा क्या? डंडा से तो मान ही नहीं रहे हैं। सीए में देखे तो क्या रोड, आज भी रोड घेरा गया है। तो आपको नहीं लगता जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है तो उस पर भी ऐसे ही अड़ंगे से क्या दिक्कत है? अड़ंगा तो आएगा ही। 370 हटाया गया तो अड़ंगा नहीं आया। वही देखे, आज राम मंदिर बन गया तो देख नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन से नाम लेके अगर यह जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार बना दी होती, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी लगातार 370, राम मंदिर, सारे कानून बना रहे थे, उनका मूल एजेंडा यही है। जिस समय 2 सांसद थे उस समय क्या मूल एजेंडा था भाजपा का? आएंगे तो क्या करेंगे? 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून करेंगे। ये इसी पे वोट मिला है। यह जो शौचालय मोदी जी बनवा रहे हैं, यह गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं, आज 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, यह सारी सुविधाएं एक्स्ट्रा हैं। यह 18 एम्स बन गए, 9 और भी माने इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट, विकास पे विकास हो रहा है। यह एडिशनल है। मूल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आज तक यही रहा है कि हम कॉमन सिविल कोड, 370 और सामान्य नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण, इसलिए कि इन कानूनों के माध्यम से ही देश को बचाया जा सकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पश्चिम के देश भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में भारत एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। क्यों कहते हैं? कि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उसलिए इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहां अभी 30% हुए हैं तो इस तरह की घटनाक्रम मिल रहे हैं, जगह जगह, कहीं नूरपुर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। देखे ना कि हाँ, लोनी देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं ना, मस्जिद, यहाँ चाबड़ी बाज़ार में मंदिर तोड़ दिया गया, क्या क्या घटनाएँ, कौन कौन किधर किधर मारा जा रहा है। अब बाहर से रोहिंग्या ला के बसाए जा रहे हैं। अभी अमानतुल्लाह खान का वीडियो देखे होंगे आप। तो ये अपना कुचक्र तो रच रहे हैं, लेकिन इनके कुचक्र को कौन काट सकता है? इनके कुचक्र को क्या सपा काटेगी? क्या लालू के बेटा काटेंगे? कौन काट सकता है? उसके लिए जोगी जी हैं, उसके लिए मोदी जी हैं। एक बार शांति से जीना है, अगर इस देश को बचाना है शांति से, तो मोदी जैसे लोगों का ही रहना जरूरी है। एक बार खुराफात किए थे गुजरात में, क्या हुआ? आज तक गुजरात में दंगा नहीं हुआ और सब लोग मिल के रह रहे हैं। तो शांति स्थापित करना है तो जोगी जी का तेल पिलाया हुआ डंडा और मोदी जी का वह 5 मिनट के लिए पुलिस हटाना, यह दोनों जरूरी है। ऐसे नेता रहेंगे तभी इस देश का कल्याण है।